अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ मिया अकबर। होप सो आप सब ठीक होंगे और मेरी वीडियोस आपको पसंद आ रही होंगी। आज ही हम लोग वीक 14 कर रहे हैं CF621 का। उम्मीद है कि आपको पिछले सारे लेक्चर्स और वीक समझ आ चुके होंगे। तो चलिए जी अपनी वीडियो करते हैं स्टार्ट। वीक 14 के अंदर हमारे पास है परफॉर्मेंस और स्केलेबिलिटी। सबसे पहले हम देखते हैं कि परफॉर्मेंस है क्या। परफॉर्मेंस जो है ये वो तरीका है जिससे हम जानते हैं कि जो कंप्यूटर सिस्टम है क्या कितने अच्छे से एग्जीक्यूट कर रहा है इंस्ट्रक्शन को। या आप कह सकते हो कि इस एग्जीक्यूशन को हम देख सकते हैं या इस मेजरमेंट को हम देख सकते हैं इन टर्म ऑफ एग्जीक्यूशन टाइम। कंप्यूटर सिस्टम कैसे एग्जीक्यूट कर रहा है, ओवरहेड कैसे चल रहा है, स्पीड अप कैसे हो रहा है, कॉस्ट क्या है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आपके पास आता है एनालिटिकल मॉडलिंग यानी बेसिक। जब हम पहले रन टाइम देखते हैं किसी प्रोग्राम का तो हमें पता चला कि वो डिपेंड करता है अपने इनपुट साइज पर, नंबर ऑफ प्रोसेसर पर, कम्युनिकेशन पैरामीटर पर। अब ऑन द अदर हैंड जो सिक्वेंशियल एल्गोरिदम है वो एवेल्यूएट करता है अपने रन टाइम से। यानी कि हम कह सकते हैं कि एसिम्पटोटिक रन टाइम जो होता है सिक्वेंशियल एल्गोरिदम के अंदर यूज होता है एज अ फंक्शन ऑफ इनपुट साइज। अब नेक्स्ट हमें बताते हैं कि जो एल्गोरिदम है वो एनालाइज किया जाता है इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ अंडरलाइंग प्लेटफॉर्म। एसिम्पटोटिक रन टाइम जो होता है वो सिक्वेंशियल प्रोग्राम होता है और ये आइडेंटिकल होता है सीरियल प्लेटफॉर्म के। जो पहले रन टाइम होता है इसमें प्रोग्राम जो होते हैं वो डिपेंड करते हैं इनपुट साइज पर, नंबर ऑफ प्रोसेसर पर, कम्युनिकेशन और पैरामीटर ऑफ द मशीन्स पर। इसके बाद ही हम नंबर ऑफ परफॉर्मेंस मेजर्स और इनिशिएटिव की बात करें तो हमारे पास आता है वॉल क्लॉक टाइम। ये आपके पास आती है जी वॉल क्लॉक टाइम। तो ये वो टाइम है जहाँ हम अगर इसे मेजर करते हैं तो हम देखते हैं कि ये टाइम जो होता है इट इज़ बेसिकली स्टार्ट ऑफ द फर्स्ट प्रोसेसर to the stopping time of the last processor in parallelism। अब हमें कहते हैं कि जो पैरेलल अब चल रहा होता है ना आपका सीक्वेंस, उसके अंदर जब हम क्लॉक टाइम को देखते हैं तो हम देखते हैं कि फर्स्ट प्रोसेसर कब स्टार्ट हुआ था और लास्ट प्रोसेसर कब स्टार्ट हुआ था। जब नेक्स्ट हम देखेंगे सीरियल पर, वो हम जब सीरियल की तरफ जाएंगे तो हमारे पास सारा क्लियर आ जाएगा। ये हमारे पास आ चुका है। आपके पास क्वेश्चन आता है कि अगर दो प्रोसेसर को हम चूज करें और क्या वो दोनों प्रोग्राम को एक टाइम पे रन कर सकते हैं और वो रनिंग जो कि वो ट्वाइस होगी, तो आपका आंसर होगा नो। यानी कि क्यों नहीं, क्योंकि जो नंबर ऑफ ओवर हेड्स होते हैं इसमें वेस्टेड कंपटीशंस भी हो रहे होते हैं, कम्युनिकेशन भी हो रहे होते हैं, आइडलिंग भी हो रही होती है, कंटेंशन भी हो रहे होते हैं, जिसकी वजह से डिग्रेडेशन होती है परफॉर्मेंस की। नेक्स्ट आपके पास आता है जो एग्जीक्यूशन प्रोफाइल होती है ना हाइपोथेटिकल पहले प्रोग्राम की, वो एग्जीक्यूट करती है 8 प्रोसेसिंग एलिमेंट्स पर। प्रोफाइल जो होती है वो इंडिकेट करती है वो टाइम जो स्पेंड किया गया ऑन द परफॉर्मिंग कंप्यूटेशंस। यानी कि एसेंशियल और एक्सेस कम्युनिकेशन दोनों पे प्रोफाइल वर्क कर रही होती है। नेक्स्ट आपके पास आता है इंटर प्रोसेस इंटरेक्शन। अगर हम प्रोसेस इंटरेक्शन की बात करते हैं तो हमारे पास आता है जो प्रोसेसर होता है वो नॉन ट्राइवल पहले प्रॉब्लम पर रन कर रहा होता है, यानी वर्क कर रहा होता है। और हमें ज़रूरत होता है कि हाँ प्रोसेसर जो होता है वो जब उस पर वर्क कर रहा होता है एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट भी कर रहा होता है। आइडलिंग होता है इसमें प्रोसेस जो होता है ना, अगर आइडल हम कहें तो इसमें होगा कि लोड इम्बैलेंस है, सिग्नलाइजेशन है और सीरियल कंपोनेंट्स इसमें पाए जाते हैं। एक्सेस कंप्यूटेशन, इससे हमें पता चला कि जो डिफरेंस होता है ना कंप्यूटेशंस का और जो परफॉर्म किया जाता है पहले प्रोग्राम की तरफ से, तो उसमें हमारे सामने जो बेस्ट सीरियल प्रोग्राम आता है उसे हम कहते हैं एक्सेस कंप्यूटेशंस। इसमें हम ओवरहेड करते हैं इनकर्ड बाय द पहले प्रोग्राम। अब ये जो कंप्यूटेशन होती है ना ये सिंपल परफॉर्म नहीं की जाती सीरियल वर्जन के अंदर, बट ये हम जब आगे चल के देखेंगे कि ये पहले वर्जन पे भी काफ़ी हद तक अच्छे से ये रिस्पॉन्ड करती है। अब ये हमने ऐसे क्यों कहा कि सीरियल वर्जन पे नहीं काम कर रही होती, क्योंकि देखिए सीरियल एल्गोरिदम जो होता है वो बहुत डिफिकल्ट होता है बनिस्बत पहला इस वर्जन के। तो कंप्यूटेशन जो होती है वो रिपीट करती हैं अपने प्रोसेसर को ताकि वो मिनिमाइज कर सके कम्युनिकेशन को। इसके बाद आपके पास आता है परफॉर्मेंस मैट्रिक्स फॉर पैरेलल सिस्टम।
यहाँ पे पहुँच के हमें पता चला कि ये बहुत ज़रूरी है इस स्टेज पे जाने से पहले कि हमें पता होना चाहिए कि परफॉर्मेंस ऑफ पहले प्रोग्राम को हम कैसे डिटरमिन कर सकते हैं कि उसमें कौन सा बेस्ट एल्गोरिदम यूज़ होना है, हम कैसे हार्डवेयर प्लेटफॉर्म को एवेलेट कर सकते हैं, हमें बेनिफिट्स पता होने चाहिए पैरेललिज्म के। इसमें नंबर ऑफ मैट्रिक्स जो यूज़ हो रहे होते हैं वो डिज़ायर आउटकम देते हैं आपकी परफॉर्मेंस एनालिसिस के। अब जब हम बात करते हैं एग्जीक्यूशन टाइम के, तो जो सीरियल रन टाइम होता है ना किसी भी प्रोग्राम का, वो मैंने ऊपर आपको पहले रन टाइम बताया था ना, अब हम सीरियल रन टाइम, वो पहले एग्जीक्यूशन था, अब सीरियल रन टाइम की तरफ हम बढ़ते हैं, तो हमारे सामने आया कि ये वो टाइम होता है जो कि इलेप्स करता है बिटवीन द बिगिनिंग यानी स्टार्टिंग एंड द एंड ऑफ द एग्जीक्यूशन ऑफ सिक्वेंशियल कंप्यूटर। यानी कि ये वो प्रोग्राम है जो इलेप्स करता है शुरुआत के एग्जीक्यूशन से लेकर आखिर के एग्जीक्यूशन तक। लेकिन पहले रन टाइम एक ऐसा टाइम होता है जो इलेप्स करता है मूवमेंट ऑफ द फर्स्ट प्रोसेसर स्टार्ट टू द मूवमेंट ऑफ लास्ट प्रोसेसर फिनिश एग्जीक्यूशन। तो हम जब सीरियल रन टाइम को डिनोट करते हैं तो हम कहेंगे कि टी एस, और अगर हम पहले रन टाइम को कर रहे हैं तो उसे हम कहेंगे टी पी। इसके बाद ही हमारे पास जो टोटल टाइम होता है जिसे हम कलेक्टिवली स्पेंड कर देते हैं प्रोसेसिंग एलिमेंट के ऊपर, वो रिक्वायर करता है कि कितना ज़्यादा सिक्वेंशियल एल्गोरिदम नोन है जिसके अंदर हम सेम प्रॉब्लम को कितने अच्छे तरीके से उसे सॉल्व कर सकते हैं। लेट करते हैं टी आल बी द टोटल टाइम कलेक्टिवली स्पेंड बाय ऑल द प्रोसेसिंग एलिमेंट, टी एस इज द सीरियल टाइम। टी आल का मतलब क्या हुआ कि ये टोटल टाइम है, ये वो टोटल टाइम है जो कि कलेक्टिवली स्पेंड किया है प्रोसेसिंग एलिमेंट की तरफ से, और सीरियल टाइम है टी एस, तो हम कहेंगे टी आल टू टी एस। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो टोटल टाइम स्पेंड हुआ था प्रोसेसर का उसे हमने कंबाइन कर दिया नॉन यूजफुल वर्क के साथ। तो इसे हम इस टाइप को यानी जिसमें हम टोटल टाइम को जो टोटल टाइम स्पेंड हुआ प्रोसेसर की तरफ से उसे जब हम कंबाइन करते हैं नॉन यूजफुल वर्क को के साथ, तो ये हमारे सामने आता है कि ये टोटल ओवरहेड है, यानी कि डेफिनेशन है टोटल ओवरहेड की। इसके बाद ही आपको टोटल टाइम जिस कलेक्टिवली स्पेंड किया और प्रोसेसिंग एलिमेंट किया आप पे मैट्रिक्स हमने सॉल्व करना था, टी ऑल जो है इज इक्वल टू पी टी पी। अब यहाँ पे जब हम पी के तरफ आते हैं तो अभी ऊपर हमने पढ़ा था कि टी पी जो है वो पैरेलल को शो करती है। देखिए ये यहाँ पर हमारे पास मौजूद है, पैरेलल रन टाइम को टी पी शो करती है, बट हमने यहाँ पे पी ऐड किया तो पी का मतलब होता है कि प्रोसेसर, नंबर ऑफ अ प्रोसेसर। नेक्स्ट आपको बताते हैं कि द ओवरहेड फंक्शन टी नॉट या टी जीरो कर दो तो इस गिवन इज देयरफॉर गिवन बाय टी जीरो इज इक्वल टू पी टी पी माइनस टी एस। तो ये आपके पास एक इक्वेशन बन गई। देन आपको स्पीड अप के अंदर हम परफॉर्मेंस मैच देखते हैं तो हमारे पास आया कि स्पीड अप जो है उसे हमने एस से लेट किया, तो ये वो रेशियो है जो कि टाइम को टेक करती है किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। अब ये जो प्रॉब्लम सॉल्व हो रहा है ना ये सिंगल प्रोसेसर पर है और इसके लिए टाइम रिक्वायर्ड होता है, यानी कि हम देखेंगे कि कितना टाइम रिक्वायर हुआ किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। अब ये सिंगल प्रोसेसर पे प्रॉब्लम मौजूद था, ये पहले कंप्यूटर की वजह से हो रहा था या उस पहले कंप्यूटर पे उसने वर्क किया, तो हम कहेंगे P जो है वो आइडेंटिकल प्रोसेसिंग एलिमेंट है। फिर जी आपको नेक्स्ट कहते हैं कि आप प्रॉब्लम को कंसिडर करें जिसके अंदर आपने ऐड करने हैं n नंबर। अब यहाँ पे n प्रोसेसिंग एलिमेंट को आपने यूज़ करना है, तो हमने कहा कि अगर नंबर n है वो उसकी पावर 2 है तो हम ऑपरेट कर सकते हैं या ये ऑपरेशन कर सकते हैं इन लॉग n स्टेप बाय प्रोपगेटिंग पार्शियल सम। हम यहाँ पे बाइनरी ट्री पर पार्शियल सम कर सकते हैं। तो हमारे पास ये जो फिगर आई इससे हमें पता चला जो n की वैल्यू है वो 16 है। तो याद रखें हम 0 से 15 की तरफ जाएंगे तो हमारे एलिमेंट 16 बन जाते हैं। तो इस तरह हमने एलिमेंट्स को लेबल किया 0 to 15, तो ये सारे वही बात जो मैंने अभी आपको बताई कि 16 नंबर बन गए। अब जब हम इनका सम करते हैं कंसेक्टिव लेबल देखते हैं i to j, तो हम इसे डिनोट करते हैं सिग्मा जे आई। अब इसके हम फर्स्ट स्टेप देखते हैं। अब इसका फर्स्ट स्टेप देखें ना, तो यहाँ पे आपको अगर मैं इनलार्ज करूँ इसे तो होप सो आपको सही नज़र आएगा। ये थोड़ा ब्लर करता है ना। अब देखें हमने यहाँ पे लिखा ना, हम थोड़ा से इसकी
लेंथ को, थिकनेस को ज़्यादा कर देते हैं। अब देखें, ये जो फर्स्ट से स्टार्ट किया, इनिशियल डेटा डिस्ट्रीब्यूट किया फर्स्ट कम्युनिकेशन स्टेप के अंदर। अब हमने कहा था, देखिए जी, सिग्मा हमारे पास एक आ जाता है लाइक दिस। तो हम कैसे सिग्मा को वैल्यू असाइन करेंगे? तो इसकी असाइन क्या करना है, हमने 1 से 0 की तरफ मूव करना है। लाइक ये जो हम यहाँ पे 1 से 0 कह रहे थे ना, ये बात हमने यहाँ पे लिख दी। अब 1 से 0 जब हम किया तो हमें पता चला कि सिग्मा का 1 जो है वो कैपिटल ऊपर आएगा और सी जो है वो 0 जो है वो नीचे आ जाएगा। सिमिलरली 3 को हमने सिग्मा के अबव कर दिया और 2 को नीचे कर दिया। इस तरह हमने ये सारी वैल्यूज लिख दी। ये सेकंड स्टेप था कम्युनिकेशन का। अब थर्ड में क्या करेंगे? अब ये जो आपको एरो ये शो हो रहा है ना, ये अब थर्ड वैल्यू के हमके पास आ रहे हैं। तो आप क्या लिखोगे? 0 आपने नीचे लिखा क्योंकि स्टार्टिंग आपकी 0 एंड आपका 0 पे आ रहा था, तो 3 लाइक दिस। अब ये वैल्यू कुछ इस तरह मूव कर रही है। इसके बाद ही आप 4 करते हो, यानी कि एक तो आप कलेक्ट कर लेते हो, उसे कंसिडर करने के बाद आप फर्दर 3 लेते हो। तो थर्ड आपके पास 7 आ रहा है। स्टार्ट आपने 7 से किया तो 4 पे एंड कर दिया। सिमिलरली आपने 11 से स्टार्ट किया, 8 पे ख़त्म कर दिया। 15 से स्टार्ट किया, 12 पे ख़त्म कर दिया। ये थर्ड स्टेप था कम्युनिकेशन का। अब फोर्थ स्टेप में हम 7 वैल्यूज़ की तरफ जाएंगे, यानी कि हमने कंसिडर तो 8 से किया, बट जब क्यू 0 था तो हमने 0 लिखा एंड पॉइंट, और 7 यहाँ से स्टार्टिंग पॉइंट था तो हमने 7 को दे दिया स्टार्टिंग पॉइंट। तो इस तरह 15 को हमने स्टार्ट कर दिया और 18 पे एंड कर दिया। तो ये हमारे पास फोर्थ स्टेप था। अब फिफ्थ स्टेप में हम देखते हैं तो हमारे 15 कंप्लीट आ जाते हैं, यानी हमने सारे स्टेप्स को कंबाइन कर लिया इसके अंदर। ये मेरा एरो बहुत बाहर भाग गया है, पर समझने के लिए अगर हम देखें ना एडिशन किसी भी, अब इसे थोड़ा सा मिनिमाइज हम कर लेते हैं ताकि आपको नजर आता रहे। अगर हम एडिशन को देखें तो हमारे पास कांस्टेंट टाइम जो होता है उसे टीसी हमने कहा। अब कम्युनिकेशन जो सिंगल वर्ड टेक कर रहा है ना, वो टी एस से टी डब्ल्यू तक है, और टी एस टी डब्ल्यू को हमने इसमें ऐड कर दिया। तो हमारे पास पहले टाइम क्या आया था? टी पी इज इक्वल टू थीटा, या आप कर लो कि लॉग एन। आपने इसकी वैल्यू पुट की और आपके पास आंसर आ गया। हम स्पीड अप परफॉर्मेंस को अगर देखते हैं तो हमारे पास गिवन प्रॉब्लम जो आता है उसमें बहुत सारे सीरियल एल्गोरिदम अवेलेबल होते हैं। जब हम एल्गोरिदम को देखते हैं तो उनके अंदर डिफरेंट एसिम्पटोटिक रन टाइम होते हैं और पैरेललाइज होते हैं वो डिफरेंट डिग्रीज पर। तो ये एक ऐसा प्रॉब्लम था जो कि काफ़ी सारा आ रहा था। ये आपके पास वो गलत खुल गया, हम इसे मिनिमाइज कर रहे थे। इसके बाद ही हम देखते हैं परफॉर्मेंस स्पीड अप एग्जांपल। अगर सीरियल टाइम बबल सॉर्ट का 150 सेकंड है तो पैरेलल टाइम ऑड इवन सॉर्ट का क्या होगा? तो वो होगा 40 सेकंड। आपको एमसीक्यूज के लिए याद रखना होगा। तो हम स्पीड अप कैसे करेंगे? तो हम 150 को 40 से डिवाइड कर देंगे, 3.75 आपके पास आंसर आ गया। आपके पास एक क्वेश्चन आता है कि इज दिस रियली अ फेयर असेसमेंट ऑफ द सिस्टम? क्या ये सही असेसमेंट है किसी भी सिस्टम की? या एक क्वेश्चन आपके पास आता है कि व्हाट इफ सीरियल क्विक सॉर्ट ओनली टुक 30 सेकंड? यानी कहा ये क्या कि अगर हम सीरियल क्विक सॉर्ट को ना 30 सेकंड तक ले आए 150 से कम करके, तो क्या होगा? तो इस केस में हम क्या करेंगे? 30 को 40 से डिवाइड कर देंगे, सिंपल इज दिस। तो ये रियलिस्टिक असेसमेंट हो जाती है किसी भी सिस्टम की। इन दोनों क्वेश्चन का एक यही आंसर था। अगर हम स्पीड अप बाउंड करते हैं तो स्पीड अप को हम लो कर सकते हैं एज 0 कि प्रोग्राम जो है इसमें टर्मिनेट नहीं हो रहा, और स्पीड अप को हम एक्सीड भी रोक सकते हैं कि नंबर ऑफ प्रोसेसिंग एलिमेंट डिक्लेयर करके। अब स्पीड अप ग्रेटर होगा तो पी जो होगा वो पॉसिबल होगा अगर उसके अंदर प्रोसेसिंग एलिमेंट जो है वो स्पेंड करेंगे लेस देन टाइम टी एस डिवाइड बाई पी। तो इसमें सॉल्व करेंगे प्रॉब्लम को इस तरह से। अगर इस केस को देखें तो सिंगल प्रोसेसर जो होता है वो टाइम स्लाइडेड होता है ताकि वो अचीव कर सके फास्टर सीरियल प्रोग्राम को, जो कि कॉन्ट्रडिक्ट होता है हमारे असम्पशंस पर कि फास्टर सीरियल प्रोग्राम जो होता है वो बेसिस होता है स्पीड अप के लिए। सीरियल लाइनर स्पीड अप देखें तो यही वो फिनोमेना है जो हमें बताता है कि स्पीड अप को हम कैसे क्रिएट कर सकते हैं पी से। तो इस सारे प्रोसेस को ये जो फिनोमेना हमने डिस्कस किया इसे हम कहते हैं सुपर लाइनर स्पीड अप। यानी इसमें हमें पता चल जाता है कि कैसे हमने पी की वैल्यू से
कर देना है स्पीड अप पूरे प्रोग्राम को। इसके बाद ये सुपर लाइनर स्पीड अप के अंदर हमारे पास एक आ रही है रिसोर्स बेस्ड सुपर लिनियरिटी। अब ये जो हायर एग्रीगेट कैची या मेमोरी होती है, उसकी बैंडविड्थ होती है, उसका रिजल्ट क्या हुआ कि वो बेटर कंसिडर की जाती है हिट रेशो को। तो सुपर लिनियरिटी हम उसे कहते हैं। एग्जाम्पल हो गया कि एक प्रोसेसर जिसके अंदर 64 KB कैची यील्ड है वो 80% हिट करेगा रेशो को। अगर दो प्रोसेसर यूज हो रहे हैं तो जो प्रॉब्लम जो है, प्रॉब्लम साइज जो है वो या प्रोसेसर जो है वो स्मॉलर है तो वो तो हिट करेगा रेशो को 90% को। तो रिमेनिंग 10% जो होगा वो असेसिबल होगा और 8% जो होगा वो लोकल मेमोरी के अंदर मौजूद रहेगा और 2% जो होगा वो रिमोट मेमोरी के पास मौजूद रहेगा। अगर हम DRAM एसेस टाइम देखें तो वो 100 NS होता है, कैची असेस करता है टाइम को 2 NS और रिमोट मेमोरी असेस करती है टाइम को 400 NS। तो ये कोरिस्पॉन्ड करेगा स्पीड अप को 2.43। अब जब हम बात करते हैं एफिशिएंसी की, तो एफिशिएंसी जो है ये एक ऐसा फ्रैक्शन है टाइम का जिसके अंदर हम एलिमेंट को यूजफुल कर सकते हैं। हम कहते हैं E इज इक्वल टू S/T। ये आपके पास एक फार्मूला था एफिशिएंसी को चेक करने का, S over log n और E n log n और 1 n log n। तो ये आपके पास एक फार्मूला बन गया। आपको सिंपल इसे याद रखना है इसका एंड पॉइंट क्या है, क्योंकि ये आपके पेपर में आ जाता है। अगर हम बात करते हैं एग्जाम्पल की कॉस्ट ऑफ पैरेलल सिस्टम की, तो इसके अंदर हमारे पास TP अगर है log n तो P जो है वो इक्वल होगा log n क्या, और सॉरी n का, सिंपल n का। तो जो कॉस्ट सिस्टम है वो PTP हो तो इक्वल टू क्या होगा log n log n। इसके बाद ही हम नॉन कॉस्ट ऑप्टिमैलिटी को देखते हैं, तो इसमें हमारे पास जो फार्मूला आता है सॉर्टिंग एल्गोरिथम को यूज करते हुए n प्रोसेसिंग एलिमेंट को जब हम सॉर्ट करते हैं लिस्ट के अंदर तो वो टाइम होता है log n2। अब जब सीरियल रन टाइम देखते हैं यानी कंपैरिजन कर रहे होते हैं तो वो n log n हमारे सामने आता है। तो स्पीड अप करते हैं जब एफिशिएंसी देखते हैं एल्गोरिथम की तो वो होगा n डिवाइडेड बाय log n इक्वल टू या n 1 log n रिस्पेक्टिवली। अब हम बात करते हैं अगर P को हम ग्रेटर करते हैं N से, तो N को हमने टास्क प्रोवाइड किया P प्रोसेसेस लेकर कि लाइक TP जो है वो n log n है, रेस्ट पावर 2 डिवाइड बाई P है, तो इसको करस्पॉन्डिंग स्पीड फार्मूला क्या होगा P डिवाइड बाई log n। ये आपको MCQ से रिलेटेड याद रखने हैं। इसके बाद ही हम बात करते हैं ग्रैन्युलरिटी परफॉर्मेंस की। तो जब हम देखते हैं प्रोसेसर्स को जब यूज़ कर रहे होते हैं ना इम्प्रूव करने के लिए परफॉर्मेंस को, तो हम देखते हैं थोड़े प्रोसेसर यूज़ हो रहे होते हैं पहले सिस्टम के अंदर। अगर हम मैक्सिमम पॉसिबल नंबर्स देखें प्रोसेसिंग एलिमेंट का जो कि एग्जीक्यूट कर रहे होते हैं पहले एल्गोरिथम को, तो उन मैक्सिमम नंबर को हम कहते हैं स्केलिंग डाउन अ पैरेलल सिस्टम। अब नेव वे होता है स्केलिंग डाउन का कि हर प्रोसेसर जो होता है वो थिंक करता है कि ओरिजिनल केस आया वर्चुअल प्रोसेसर में मौजूद है या असाइन हुए हैं वर्चुअल प्रोसेसर को कि स्केल डाउन प्रोसेसर्स के ये केस है और आपने इस पर वर्क करना है। इसके बाद ही हम बात करते हैं पैरेलल सिस्टम के। तो पैरेलल सिस्टम को शुरू करने से पहले काइंडली मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें। वीडियो पसंद आती है तो कमेंट करें, कुछ नहीं समझ आता तो भी बता दें ताकि मैं आपकी हेल्प कर सकूं। इसके बाद ही मेरे पास क्वेश्चन आता है कि क्या हम ग्रैन्युलरिटी को बिल्ड कर सकते हैं कॉस्ट ऑप्टिमल फैशन के अंदर। तो हम कहेंगे कि अगर प्रोसेसिंग एलिमेंट लोकली ऐड करता है ना n डिवाइडेड बाई p नंबर इन टाइम, तो जो p है वो पार्शियल सम है p प्रोसेसिंग एलिमेंट का। और फर्दर अगर आप देखो तो ये उसी तरह मूव कर रहा है जैसे हमने बात की। देखिए सेट्स को हम डिक्लेयर करते हैं इस तरह। इसके बाद ही हम देखते हैं स्केलिंग की एग्जांपल। आपके पास एक और आ गई TP जो है n डिवाइडेड बाई P प्लस 2 log P है, तो n डिवाइडेड बाई P को हम n को इसका ले आते हैं s को, क्योंकि हमने वैल्यू दी थी यहाँ पर, तो ऊपर जाके हमने दिया था n log n था, तो s2 ये कंप्लीट वैल्यू हमारी n के साथ डिवाइड हो जाती है। n को हमने 1 कहा था तो हमारे पास ये एक लास्ट इक्वेशन आ जाती है। अब जो एक्सप्रेशन यूज हो रहा है कैलकुलेट करने के लिए स्पीड ऑफ एफिशिएंसी को, उसे हम कहते हैं ये पेयर है n और d का। इस तरह हम प्लॉट करते हैं स्पीड अप को मुख्तलिफ इनपुट साइज को लेकर, लाइक दिस। ये ग्राफ के ऊपर हम कर रहे होते हैं। टोटल ओवरहेड फंक्शन जो होता है वो आपके पास
टी नॉट जो होता है वो फंक्शन होता है प्रॉब्लम साइज का, यानी टीसी का, टीएस का सॉरी। इसके बाद ही हम कॉल कर सकते हैं सिस्टम स्केलेबल पैरेलल सिस्टम को, जिस तरह हम रिकॉल करते हैं कॉस्ट ऑप्टिमल पैरेलल सिस्टम को। स्केलेबिलिटी और कॉस्ट ऑप्टिमलिटी को हम एक दूसरे के साथ रिलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट आपके पास आता है कि अगर अब हमारे पास ना वेरिएशन एफिशिएंसी की क्या क्या आ सकती हैं। पहली वेरिएशन है कि अगर नंबर ऑफ प्रोसेसिंग एलिमेंट इंक्रीज है तो प्रॉब्लम साइज से, और सेकंड वेरिएशन है प्रॉब्लम साइज इंक्रीज है नंबर ऑफ प्रोसेसिंग एलिमेंट से। तो इस तरह हम इससे कर सकते हैं। बाकी आपका जो था, जो प्रॉब्लम साइज होता है उसे हमने W से डिनोट किया था, और हम उसे ऑब्टेन करते हैं एज अ फंक्शन ऑफ P अलजेब्रिक मैनिपुलेशन करके। एग्जांपल्स आपकी इसमें हैं बट कि आपके पेपर में नहीं आ रही होती, सो हम इन्हें स्किप कर देते हैं। अब डिग्री ऑफ कॉन्करेंसी और एफिशिएंसी फंक्शंस को देखें ना, तो हमारे सामने आया कि जो मैक्सिमम नंबर होता है ना किसी भी टास्क का, जब वो एग्जीक्यूट कर होता है ना सिमल्टेनियसली किसी भी टाइम पे पहले एल्गोरिथम को यूज करते हैं, तो उससे हम कहते हैं कि ये डिग्री ऑफ कॉन्करेंसी है, और इसे हम कहते हैं डिनोट करते हैं CW से। अब W क्या है, ये प्रॉब्लम की साइज है। तो हमारे पास आया कि जो प्रोसेसिंग एलिमेंट्स होते हैं उन्हें हम CW कहते हैं, यानी कि वो एम्प्लॉय अफेक्ट नहीं करते। इसके बाद ही हम देखते हैं मिनिमम टाइम सोल्यूशन को कॉस्ट ऑप्टिमल एग्जीक्यूशन टाइम के अंदर। जब हम डिटरमिन करते हैं मिनिमल पैरेलल टाइम को TP min को, तो हमारे पास W जो होता है वो डिफरेंशिएट करता है एक्सप्रेशन को विद TP विद रिस्पेक्ट टू P और इक्वेट कर देता है 0 को। D डिवाइडेड बाई DP TP इक्वल टू 0। इसके बाद ही हम एग्जाम्पल आपके पास है, तो अगर आप करना चाहो तो कर लो, अदरवाइज ये इतनी नहीं होती। बस आपको इतना बताना चाहिए कि इनका रिजल्ट क्या आ रहा है। वीडियो की लेंथ भी काफ़ी बड़ी होती जा रही है, बट आपका ये वीक कंप्लीट करना ज़रूरी था। अब जब हम प्रॉब्लम सॉर्टिंग लिस्ट की बात करते हैं ना, तो हमारे पास जो फर्स्ट सी प्रोग्राम आता है वो रन टाइम होता है n log n। ये वही बात जो भी हमने डिस्कस की। अगर मैट्रिक की स्पीड देखें तो एल्गोरिथम AI जो होता है A1 जो होता है वो बेस्ट होता है, और जो फॉलो किया जाता है A3 A4 A2 को। अगर हम एफिशिएंसी को देखें A2 और A4 जो होते हैं वो बेस्ट होते हैं। ये आपके पास एल्गोरिथम है, आप देखें इस एल्गोरिथम के बेस पे हमें बताया जा रहा है। और अगर कॉस्ट की बात करते हैं A2 और A4 जो होते हैं वो कॉस्ट ऑप्टिमल होते हैं, A1 और A3 जो हैं वो कॉस्ट ऑप्टिमल नहीं होते। तो ये था जी हमारा वीक 14। उम्मीद है कि आपको पसंद और समझ आएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।